हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रेशन के। और बेटा जैसा आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में वॉलीज थ्योरम देखा था और रिडक्शन फॉर्मूला देखा था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इफेक्टिवली जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लेक्चर में बेटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि थ्योरी हमने खत्म कर दी है। पहले मैं आपको कुछ रिडक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड अच्छे सवाल कराऊंगा, और उसके बाद पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए हम मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर और रखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद एओडी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले आप में से जितने भी स्टूडेंट्स अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, तो बेटा आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिख रहा होगा। उससे जुड़ने के आपको 2 बेनिफिट है। पहला बच्चों बेनिफिट आपको ये है कि YouTube में कई बार क्योंकि मैं मल्टीपल लेक्चर्स बच्चों पोस्ट करता हूँ एक ही दिन में, एक आध YouTube शॉर्ट रहता है, एक 11th का लेक्चर होता है, एक 12th का लेक्चर होता है। एवरीडे कम से कम मैं कोशिश करता हूँ कि 2 से 3 वीडियोस में पोस्ट करूँ लेक्चर्स के। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई लेक्चर दिखना बंद हो जाता है, ठीक है ना। हो सकता है आपको नया लेक्चर दिख रहा हो 11th वाला, लेकिन 12th वाला ना दिख रहा हो, ऐसा होता है कई बार। इसलिए टेलीग्राम चैनल में भी मैं हमेशा उसका एक क्रिएटिव डालता हूं कि भाई मैंने 11th का भी एक लेक्चर डाला और 12th का भी डाला है, सो दैट कि आपको पूरी जानकारी हो कि 12th का भी लेक्चर पोस्ट हुआ है जिस भी वक्त पोस्ट हुआ हो, और आप चैनल में जाके उसको ढंग से देख पाए। और जो दूसरा बेनिफिट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि यहाँ पर तो बेटा मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा, लेकिन आई बिलीव इससे भी ज्यादा आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो जो एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, तो वो मिलेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो इसलिए उसे ज्वाइन करिए, अपने प्रैक्टिस और बढ़ाइए और अपना सिलेक्शन इंश्योर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आ रही हो चीजें तो जल्दी से यार वीडियो लाइक कर दो। क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है आज का बच्चों, पहला सवाल लिखा हुआ है, रिडक्शन फॉर्मूला पर ही बेस्ड है कि if in is equal to integral 0 to pi by 2, if in is equal to integral 0 to pi by 2 x sin x raised to the power n, if in is equal to integral 0 to pi by 2 x sin x raised to the power n dx। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये लेके आना है प्रूव दैट आपके पास होगा n स्क्वायर in माइनस 1 अपॉन i n माइनस 2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। अब ये तो हो गया एक प्रूव दैट वाला सवाल, लेकिन इसी में अगर आपको देखना हो कि इंटीजर टाइप सवाल कैसे बनते हैं, तो ये प्रूव दैट के बदले में और इसमें क्या दे सकता था कि if in इज इक्वल टू, ये चीज आपके पास लिखी हुई है, इवैल्यूएट 100 I10 माइनस 1 बाय I8। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है, समझ पा रहे हो आप, 100 I10 माइनस 1 अपॉन I8। अब ये सवाल कैसा भी हो सकता था। देखो मैं आपको ये पहले प्रूफ दैट में करा रहा हूं, क्लियरली आपको देखो बच्चों दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप n की वैल्यू 10 रख दोगे, तो 10 स्क्वायर 100, फिर ये I10 माइनस 1 बाय I8, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू 9, मतलब इसका आंसर तो 90 आएगा, वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने ये डिराइव कर लिया तो इसका आंसर खट से 90 आ जाएगा, ये आपको दिखाई देता है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कई बार जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि यार प्रूफ दैट वाला सवाल मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर प्रूफ दैट वाले आप सवाल क्यों इतने कराते हो, उसका तो कोई काम नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं। बेटा कोई भी प्रूफ दैट के सवाल को आप हमेशा याद रखिए, किसी भी प्रूफ दैट के सवाल को आप इंटीजर टाइप में या सिंगल करेक्ट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको ये नहीं देखना है कि सवाल का टाइप क्या है, आपको ये नहीं समझना है कि आप इंटीजर टाइप देख रहे हो कि आप मतलब ये सिंगल करेक्ट देख रहे हो या मल्टीपल करेक्ट देख रहे हो। नहीं, आपको समझना है कंसेप्ट को। आपको कंसेप्चुअली सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट्स आपके एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, फिर कैसा भी सवाल है बना लेंगे। तो अभी इस सवाल में जो अपना बेटा मेन पूरा एम है, वो मेन एम क्या है कि हम इस पूरी चीज को डिराइव कर लें, ठीक है ना। अभी अपना जो मेन एम है कि हम इस रिडक्शन फॉर्मूला को डिराइव कर लें, और जैसे ही बेटा ये वाला रिडक्शन फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मान लो ये मेरे पास पेपर में आया होता है ना, दिस इज टिपिकल जेईई एडवांस, अगर मान लो ये मेरे पास पेपर में आया होता निकालने के लिए, आसान सवाल है, जेईई एडवांस में जरूरी नहीं है सब डिफिकल्ट हो, तो अगर इस तरीके का इंटीजर टाइप में सवाल आया होता तो मेरे पास आंसर 90 आ जाता,
लेकिन ये 90 निकालने के लिए पहले ये डिराइव करना जरूरी है ना। ये जो आपने 90 तुरंत निकाला है, ये कैसे निकालोगे? अगर ये क्वेश्चन के साथ ये भी लिखा होता तो आपको ये पहले डिराइव करना पड़ता, उसके बाद ही तो निकालते हैं। तो देखते हैं, चलिए आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है एक in का टर्म है, in-2 भी आपको दिखाई दे रहा है। लिखते हैं अपन in अपने पास, देखो क्या लिखा हुआ है, in अपने पास लिखा हुआ है इंटीग्रल 0 से π/2। मैंने आपको कल मतलब कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें एक चीज सिखाई थी कि आप ऐसी वाली चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। x एक आप बाहर रखें, उसके साथ sin x भी आप एक बाहर निकाल लीजिए, sin x आप बाहर निकाल लीजिए और अंदर आप रखिए क्या, अंदर आप रखिए यहाँ पर sin x की पावर n-1, sin x की पावर n-1। आप ऐसे लिखिए, x आपने बाहर रखा है, sin x आपने एक बाहर निकाल लिया और अंदर आपने लिख लिया sin x की पावर n-1 dx। ये हम लिख सकते हैं। और जैसे बेटा आप ये वाली चीज करेंगे, अब आप इसमें अगर बाय पार्ट सोचे, अगर बेटा आप इसमें बाय पार्ट सोचे तो आप जरा सोच के देखिए कि आप इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे। सेकंड फंक्शन जनरली बच्चों उसको माना जाता है जिसको आपको इंटीग्रेट करना आसान होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां से मैं अगर x और ये sin x की पावर n-1 इस पूरे को अगर मैं एक साथ कर लूं, मतलब कि इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, इसको अपन इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो sin x आपने बाहर रखा है और ये x आप इसके साथ रख लो और इस पूरे को आप बोल दो सेकंड फंक्शन, सॉरी इस पूरे को आप बच्चों बोल दो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, क्योंकि इसको आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं और इसको आप बोल दीजिए सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना आसान है। हमने एक sin x बाहर निकाला और उसके बाद इस तरीके से हमने लिख लिया। यार यहां से अपने पास देखो क्या चीज आ रही है, in की वैल्यू हमारे पास आ जा रही है। बाय पार्ट्स अगर लगाऊंगा तो फर्स्ट फंक्शन मतलब x sin x रेज़ टू द पावर n-1 फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो sin x का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस cos x, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, अब यहां पर आप चाहें तो लिमिट्स डाल सकते हैं 0 से π/2 माइनस कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव, तो x कांस्टेंट sin x की पावर n-1 का n-1 इनटू sin x की पावर n-2 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अभी अपन ने देखो प्रोडक्ट रूल लगाया है, तो x कांस्टेंट रखा, sin x की पावर n-1 का n-1 इनटू sin x की पावर n-2 और कंपोजिट फंक्शन है तो sin x का cos x, ये हो गया। प्लस प्रोडक्ट रूल ये हमने लगाया है तो sin x की पावर n-1 कांस्टेंट अगर मैं रख लूं तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो ये आ गया आपके पास माइनस कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब sin x का इंटीग्रल अगर आप दोबारा से करोगे तो क्या आएगा, माइनस cos x, और इस माइनस को आप यहां पर बैलेंस कर लो और ये बेटा आप पूरी की पूरी चीज लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास फाइनल एक पूरी की पूरी चीज आ गई। इसको अब बेटा अगर हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो मुझे एक चीज यार यहां पर दिखाई देती है कि इसको मैं लिख सकता हूं in इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर अगर मैं लिमिट्स डाल दूं तो π/2 जैसी डालूंगा तो π/2 डालते ही π/2 यहां sin π/2 और यहां cos π/2 तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 0 जैसी डालूंगा तो 0 डालते ही ये फिर 0 हो गया। यार ये तो पूरी चीज बेकार लिखी है, देख सकते हो ना आप, यहां पर आप लिमिट जैसी डालोगे π/2 रखने पर भी 0 होगा, 0 रखने पर भी 0 होगा, तो यार ये तो बेकार। आगे वाली चीज देखो, इसको थोड़ा सा ओपन अप अपन करते हैं, तो आपके पास ये लिखा हुआ है बच्चों इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 तक, इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 तक n-1, ठीक है। ब्रेक करूंगा बेटा मैं इस इंटीग्रेशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो n-1 इनटू x इनटू sin x रेज़ टू द पावर n-2, n-1 इनटू x इनटू sin x रेज़ टू द पावर n-2, और ये cos x और cos x मल्टीप्लाई होकर बनाएगा cos square x, और प्लस दोबारा से इंटीग्रल अगर हम ब्रेक करते हैं 0 टू π/2 तो हमारे पास sin x की पावर n-1, sin x की पावर n-1 इनटू cos x dx, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, हमने ब्रेक कर दिया, इस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये करते ही यार यहां से क्या मिला, यहां से मुझको ऐसा लगता है कि इसको मैं लिख सकता हूं in इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू π/2, in इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू π/2, n-1 बाहर है और x के साथ यहां पर लिखा हुआ है sin x की पावर n-2, और उसके बाद बेटा cos square x है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था क्या इस cos square x को अपन 1 माइनस sin square x लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/2। अब जरा सोचिए ध्यान से, थोड़ा बेटा ध्यान से सोचिए, अगर आप sin x को t बोलोगे
अगर आप sin x को t बोलोगे तो cos x dx dt में निकलेगा। अगर मैं sin x को t बोलूंगा तो ये जो cos x dx है एक हट से dt में निकलेगा। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, t रेज टू द पावर n-1 dt, और लिमिट्स बदल जाएंगी। तो sin x को अगर आप t बोल रहे हो तो 0 रखने पर यहाँ 0 मिलेगा, π/2 रखने पर यहाँ 1 मिलेगा। तो इंटीग्रल हो जाएगा 0 से 1 t रेज टू द पावर n-1 dt। ठीक है, इसको ओपन अप करते हैं तो यहां से आया in इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 n-1 इंटू x। अब ये sin x की पावर n-2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो sin x की पावर n-2 dx आएगा। ये आ गया पहला इंटीग्रल। फिर आप इसको बच्चों ब्रेक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों से मल्टीप्लाई करके। तो ये माइनस साइन है, माइनस बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रल 0 टू π/2 n-1 इंटू x। अब देखो ध्यान से, sin x की पावर n-2 जब sin स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो sin x की पावर n बनेगा दोबारा से, sin x की पावर n बनेगा दोबारा से dx, और प्लस t की पावर n-1 का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, n-1 प्लस 1 बाय n-1 प्लस 1, तो t की पावर n बाय n फ्रॉम 0 टू 1। तो यार ये क्या लिखा है, आप अगर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है in इज इक्वल टू, ये n-1 तो बाहर निकालो तो n-1। अब देखो इंटीग्रल 0 से π/2 x sin x की पावर n-2, जब x sin x की पावर n था 0 से π/2 में तो वो in था। तो अगर आपके पास लिखा है इंटीग्रल 0 टू π/2 x sin x की पावर n-2, तो दिस विल बी in-2, दिस विल बी in-2। देख लो आप ध्यान से, ये in-2 होगा, माइनस यहां पर बच्चों देखो ध्यान से, n-1 अगर आप बाहर निकालोगे n-1 तो ये लिखा हुआ है x sin x की पावर n, तो x sin x की पावर n तो वही in, तो यहाँ पे आ गया in, और प्लस ये आपके पास जैसे ही आप t की जगह 1 रखोगे तो 1 की पावर n बाय n इज 1 बाय n, और 0 रखोगे तब तो खत्म हो गई बात। तो यार ये तो आ गया अपने पास, ये चीज आ गई। अब लेके क्या आना है, लेके इस फॉर्मेट में आना है। तो इसको थोड़ा सा ओपन अप करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप ऐसा करो, ये जो 1 बाय n लिखा हुआ है ना, आप पूरे को n से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू n इंटू n-1 i n-2। ठीक है, और फिर n से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस n इंटू n-1 in और प्लस 1, ये चीज आ गई। अब यार यहां से मुझे जो चीज दिखाई देती है वो ये है बेटा कि इसको अगर मैं थोड़ा मल्टीप्लाई करूं तो n इज इक्वल टू n इंटू n-1 i n-2, फिर माइनस n इंटू n तो माइनस n स्क्वायर in, फिर प्लस n in और उसके बाद लास्ट में प्लस 1। तो यार ये n और n तो कट गया, तो यहां से मेरे पास आ गया क्या, देखो जो मुझे लेके आना था। थोड़ा ध्यान से बच्चों देखो, ये माइनस n स्क्वायर in उधर जाएगा तो n स्क्वायर in और फिर ये प्लस 1 था ये भी उधर जाएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू n-1, और उसके साथ आएगा in-2, वो in-2 को आप नीचे लिख सकते हैं। देख लो सेम चीज आ चुकी है, n स्क्वायर in माइनस 1 बाय in-2 इज इक्वल टू n इंटू n-1। जो बेटा आपने को डिराइव करना था अपन ने कर लिया। और अगर आपको ये वाला रिजल्ट भी निकालना था तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस रिजल्ट को निकालने के लिए भी सबसे पहले रिडक्शन फॉर्मूला एक बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बिना रिडक्शन फॉर्मूला आप ये कर ही नहीं सकते। अब जैसे ही आपके पास बेटा ये चीज आ गई, फाइनली आपसे अगर ये पूछा जा रहा है कि 100 i10 माइनस 1 बाय i8 कितना होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप सिंपल बेटा n की वैल्यू 10 रख दो। ठीक है ना, अगर आपको ये चीज इवैल्यूएट करनी है तो ये चीज इवैल्यूएट करने के लिए आप यहां पर लिख दो पुट n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 10 रखोगे तो 100 i10 माइनस 1 बाय i8 इज इक्वल टू 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 90। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रूव दैट वाले सवाल का इस्तेमाल करते हुए हम इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा सवाल था। आपको अगर पसंद आया हो तो एक थम्स अप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाइएगा। अगला बेटा अपने पास सवाल लिखा हुआ है, गिवन in इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर π/4 तक, इंटीग्रल 0 से लेकर π/4 तक tan x रेज टू द पावर n dx, tan x रेज टू द पावर n dx। अब इसमें आपको दिया है प्रूव दैट in प्लस in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1 बाय n-1
for n greater than equal to 3, for n greater than equal to 3, hence find I6, hence find I6। इसके बाद बच्चों आपको I6 की वैल्यू भी बतानी है। तो देखिए अगर अपने पास ये लिखा हुआ है तो क्लियरली आपको अगेन दिख रहा है कि अगर आपको I6 निकालना हो या कुछ भी निकालना हो, आपको रिडक्शन फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आप I6 तो कैसे निकालोगे यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, डायरेक्टली तो I6 कैसे निकालेंगे। तो अपन बच्चों अगर रिडक्शन फॉर्मूला से आगे बढ़े तो अपने को एक चीज पता है लास्ट लेक्चर से कि यार tan वाले केस में tan स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालते थे तो फायदा होता था। तो यार यहां पर बच्चों मैं आपको बोल सकता हूं कि in will be equal to integral 0 to pi by 4, in will be equal to integral 0 to pi by 4। आप इसमें से tan स्क्वायर x बाहर निकालो और अंदर आप लिखो tan x की पावर n minus 2 dx। tan स्क्वायर x आप निकालो बाहर और अंदर आप लिखो tan x की पावर n minus 2 dx। और इस tan स्क्वायर x को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इस tan स्क्वायर x को लिख देते हैं sec स्क्वायर x minus 1, क्योंकि हमें एक बात पता है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो tan स्क्वायर विल बी sec स्क्वायर minus 1। तो यहां से अपने पास in आ जाएगा इंटीग्रल 0 to pi by 4। इसको अगर अपन ब्रेक करें तो कैसे ब्रेक करेंगे, ये sec स्क्वायर x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो tan x की पावर n minus 2 into sec स्क्वायर x dx, tan x की पावर n minus 2 into sec square x dx, और फिर माइनस इंटीग्रल 0 to pi by 4, माइनस इंटीग्रल 0 to pi by 4। ये बेटा 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा tan x की पावर n minus 2 dx, tan x की पावर n minus 2 dx। ठीक है, ये चीज अपने पास आ जाएगी। अब जैसी बच्चों ये चीज अपने पास आई तो यार अगर ये in था 0 से pi by 4 में tan x की पावर n अगर in था, तो यार ये क्या लिखा हुआ है, ये तो in minus 2 लिखा हुआ है, ये पूरी चीज तो in minus 2 लिखी हुई है। और अगर मैं tan x को बोल दूं t, यहां पर अगर मैं tan x को t बोल दूं तो sec square x dx तुरंत निकलेगा dt में। तो एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, in is equal to, इसको अगर आप t बोलोगे तो ये लिखा हुआ है t की पावर n minus 2 into dt, और इसका इंटीग्रल लिमिट्स बदल जाएंगी। तो tan x की वैल्यू अगर t है, x की वैल्यू 0 रखोगे tan 0 0 होता है, tan x की वैल्यू अगर t है, x को अगर आप pi by 4 रखोगे tan pi by 4 1 होता है। तो 0 से 1 में t raised to the power n minus 2 dt, और माइनस उसके आगे ये जो पूरी चीज देखिए ये क्या है, दिस इज i n minus 2। ये तो आसान सा सवाल है, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। तो देखिए यहां से अपने पास ये माइनस i n minus 2 उधर ले जाएंगे तो in प्लस i n minus 2, in प्लस i n minus 2 इज इक्वल टू t raised to the power n minus 2 है तो t raised to the power n minus 1 upon n minus 1। लिमिट्स अपने पास आ जाएगी 0 से 1, 1 रखते ही बेटा आपके पास आ जाएगा 1 by n minus 1, 0 रखते ही गायब, और ये आ गया in plus i n minus 2। ये अपने पास चीज आ गई, देख लो आप। ठीक है, ये अपने पास बेटा चीज आ गई। और ये चीज आप कब कर सकते हो, ये चीज आप तब कर सकते हो जब n 3 या उससे बड़ा हो, क्योंकि अगर n की वैल्यू मान लो 2 हो गई, इमेजिन करो अगर n की वैल्यू बच्चों 2 हो गई तो आप इसको सॉल्व भी कहां से कर पाओगे। अगर n की वैल्यू आपके पास 2 आ गई तब तो ये सिंपल tan स्क्वायर x लिखा होगा, इसको मैं अलग तरीके से सॉल्व करूंगा, तब तो ये वाली चीज कहां से आप करोगे ना, तब तो ये पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, आप n की वैल्यू 2 भी नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि आपने क्या किया, आपने tan स्क्वायर x कॉमन निकाला है और अंदर आपने tan x की पावर n minus 2 बोले, तो आप 2 नहीं बोल सकते n की वैल्यू। तो ये अपने पास देखो रिजल्ट आ गया। अब आपको बोला जा रहा है कि यार in plus in minus 2 अगर 1 by n minus 1 आ गया तो i6 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको सबसे पहले बोलता हूं कि यार आप मुझे एक बात बताओ कि i6 अगर आपको निकालना है तो n की वैल्यू आप 6 रखोगे, तो i6 प्लस i4 इसकी वैल्यू क्या होगी, i6 प्लस i4। अगर आप n की वैल्यू यहां पर 6 रखो तो i6 प्लस i4 इज इक्वल टू 1 by 5 होगा, मतलब कि i6 की वैल्यू क्या हो गई, i6 की वैल्यू हो गई 1 by 5 माइनस i4। ये बात एकदम क्लियर कि i6 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 by 5 माइनस i4। अब मुझे i6 निकालने के लिए i4 चाहिए, तो i4 के लिए मैं आपको क्या बोलूंगा, यहां से बच्चों मैं आपको बोल सकता हूं ऑल्सो i4 के लिए अगर आप n की वैल्यू 4 रखोगे तो i4 प्लस i4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इज 2 प्लस i2, i4 प्लस i2 दिस विल बी इक्वल टू i4 प्लस i2, क्योंकि देखो आप n की वैल्यू 3 या उससे बड़ी रख सकते हो। आप n की वैल्यू बच्चों अगर 3 या उससे बड़ी रख सकते हो तो i4 प्लस i2, i4 प्लस i2 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 by 4 माइनस 1 इज 1 by 3, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यार यहां से आप बोल सकते हैं कि i6
will be equal to 1/5 minus I4 and I4 क्या है हमारे पास, I4 है 1/3 minus I2, 1/3 minus I2 ये अपने पास है। तो कुल मिला के फाइनली अब मुझे सिर्फ I2 चाहिए। अगर मुझे I2 मिल गया तो काम चल जाएगा। अब I2 के लिए तुम यहां नहीं रख सकते n को 2, यहां पर तुम n को 2 नहीं रख सकते क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो n greater than equal to 3 के लिए। तो ओरिजिनल सवाल में आप I को 2 रख के देखो। अगर आप ओरिजिनल सवाल में बच्चों n को 2 रखोगे, यहां पर देखो ये वाला जो मैंने रिजल्ट लिखा है इसको मैंने लिखा है n की वैल्यू 6 रख के, और ये वाला जो रिजल्ट मैंने लिखा है इसको मैंने लिखा है n की वैल्यू 4 रख के। लेकिन जैसे ही मुझे I2 मिल गया, अब I2 के लिए तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप n की वैल्यू बच्चों 2 रखेंगे तो आपके पास I2 कितना आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से π/4, इंटीग्रल 0 से π/4 tan स्क्वायर x। n की वैल्यू 2 रखते ही क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x। और tan स्क्वायर x का इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, tan स्क्वायर x क्या होता है बच्चों, tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x minus 1। तो आप इसको अलग से लिख सकते हैं, दिस विल बी sec स्क्वायर x minus 1 dx। ठीक है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको बेटा थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि अपन इसको क्लियर आराम से सॉल्व कर पाए। तो देखिए आपने बेटा जैसे ही I2 यहां पर लिखा तो आपके पास अब आ जाएगा I2 विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर क्या होता है, tan x होता है, क्योंकि tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x मिलता है। तो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x विल बी tan x, और इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी x, तो माइनस साइन के साथ माइनस x। ठीक है, और ये अपना आ गया फ्रॉम 0 टू π/4। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे tan π/4 1 माइनस π/4 और फिर 0 रखोगे तो 0 0 पूरा। तो I2 की वैल्यू आ गई अपने पास 1 माइनस π/4। I2 इज 1 माइनस π/4, यहां डाल दो। तो फाइनली I6 will be equal to 1/5 minus 1/3 और प्लस I2, तो I2 is plus 1 minus π/4। सॉल्व अगर इसको कर लें बेटा हम तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5 और minus 1/3 plus 1, this will be plus 2/3, this will be plus 2/3। तो 3 plus 5 2 10, तो 3 और 10 13/15, 13/15 minus π/4, ये आपके पास आएगा बेटा I6। ठीक है क्या, देख लो आप, ये आ जाएगा आपके पास I6 का वैल्यू। I6 will be 13/15 minus π/4। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। तो आप देख सकते हैं बच्चों ब्यूटी, आप ब्यूटी देख सकते हैं रिडक्शन फार्मूला की, कि अगर बड़े पावर्स आए तो बड़े पावर्स को आप आसानी से रिडक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन कि लेट in is equal to integral of 0 to 1 1 minus x raised to the power a whole raised to the power n dx। ठीक है, ये अपने पास बच्चों दिया हुआ है, बोला जा रहा है find the ratio in by in plus 1, फाइंड द रेशियो in by in plus 1। अब इसको भी अगेन मैं आपको बेटा बता रहा हूं कि बहुत आसानी से आप इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं अभी आपको समझाऊंगा, फिलहाल तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर बेटा आपके पास ये चीज लिखी है तो यार यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि इसको अगर हम सॉल्व ध्यान से करें तो ये लिखा क्या हुआ है। अब यहाँ पर in plus 1 भी आपको दिख रहा है, in भी आपको दिख रहा है। तो मैं आपको ये बोलता हूं कि आप सबसे पहले in plus 1 बताओ, in plus 1 होगा क्या, what will be in plus 1। तो n को आपको n plus 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, जहां जहां पर n है वहां पर आपको n plus 1 डालना पड़ेगा। तो दिस विल बी इंटीग्रल 0 to 1 minus x raised to the power a और उसकी पावर में n plus 1 dx। ये चीज आएगी अपने पास, बहुत ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे ये चीज हमारे पास आई, यार मुझे इसमें बाय पार्ट्स की फीलिंग आ रही है, और ऐसे वाले फंक्शन में बाय पार्ट्स कैसे लगाते हैं, 1 मल्टीप्लाई करके इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं। मतलब कि आप इस पूरे को बोलेंगे फंक्शन फर्स्ट और आप इसको सिंपल से 1 को बोलेंगे फंक्शन सेकंड, और अगर आप बाय पार्ट से आगे बढ़ जाएं तो आपके पास आ जाएगा in plus 1 is equal to first function is 1 minus x raised to the power a whole raised to the power n plus 1 into integral of second function का इंटीग्रल, लिमिट्स आ गई 0 से 1, फर्स्ट फंक्शन into integral of second function minus complete integral of डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो n plus 1 बाहर, फिर 1 minus x की पावर a n ऊपर, फिर आप अंदर इंटर करोगे
तो माइनस साइन, और x की पावर a का a टाइम्स x की पावर a माइनस 1, x की पावर a माइनस 1, ये आएगा आपके पास। माइनस कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल आ गया ये अपने पास रिजल्ट लिखा है। थोड़ा सा इसको अपन ऐसा करते हैं बच्चों, सिंपलीफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर यहां से आ गया अपने पास i n प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर लिमिट्स डालूं, 1 डालूंगा तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, और 0 डालूंगा तो अगेन जीरो हो जाएगा। तो यार ये तो बेकार है, ये तो बेकार लिखा हुआ है, 1 डालोगे तब भी जीरो होगा, 0 डालोगे तब भी जीरो होगा। माइनस साइन के साथ देखो, इस इंटीग्रेशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं, या ऐसा अपन करते हैं, इस माइनस साइन को भी बैलेंस कर देते हैं, यहां से माइनस हटाते हैं, यहां प्लस करते हैं, ठीक है, माइनस साइन बैलेंस कर दिया, तो अब तो डिस्ट्रीब्यूट करने का ऐसा कुछ बचा ही नहीं। देखते हैं क्या क्या कांस्टेंट है। देखो ये n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, n प्लस 1 बाहर निकालो, तो n प्लस 1 तो आ गया बाहर। और क्या कांस्टेंट है? ये a कांस्टेंट है, इस a को भी बाहर निकालो, a भी बाहर आ गया। अच्छा ये x की पावर a माइनस 1 इंटू x, x की पावर a माइनस 1 इंटू x, ये तो क्या होगा, x की पावर a बना लेगा दोबारा से, तो ये आ गया आपके पास बेटा इंटीग्रल 0 टू 1 x रेज टू द पावर a इंटू 1 माइनस x रेज टू द पावर a होल रेज टू द पावर n, ये चीज है आपके पास। इंटीग्रल 0 टू 1 x रेज टू द पावर a इंटू 1 माइनस x रेज टू द पावर a होल रेज टू द पावर n dx। यार ये लिखा है अपने पास। तो अब यहां पर बेटा देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको मैं आपको एक मैनिपुलेशन करने बोल रहा हूं। मैनिपुलेशन बच्चों मैं आपको यहां पर करने बोल रहा हूं कि आप नॉर्मली अगर इसको बाय पार्ट्स लेके जाओगे तो सवाल आपका हो सकता है फंस जाए, है ना। नॉर्मली अगर आप इसको बाय पार्ट्स लेके जाओगे, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है, सवाल हो सकता है आपका फंस जाए। लेकिन अगर बच्चों मैं इसमें ये बोल दूं कि अपन इसको ऐसा लिख लेते हैं, i n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू a, n प्लस 1 इंटू a इंटीग्रल 0 से 1, और ये जो x की पावर a लिखा है, इस x की पावर a के साथ अगर आप 1 एक सब्ट्रैक्ट कर दो और अगर आप एक 1 ऐड कर दो, काम चलेगा क्या? इस x की पावर a के साथ आपने एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक 1 ऐड कर दिया, काम चल जाएगा। और उसके बाद लिखा हुआ है 1 माइनस x की पावर a होल रेज टू द पावर n dx। यहां से क्या फायदा होगा? कई सारे बच्चों को लग रहा होगा सर आपने क्यों किया, तो यहां से बेटा फायदा क्या होगा, देखो मैं आपको समझाता हूं। आपके पास लिखा हुआ है, क्योंकि आपको दोबारा यही वाली चीज जनरेट करनी है ना, अगर आपको रिडक्शन फार्मूला लगाना है तो रिडक्शन फार्मूला लगाने के लिए आपको सेम चीज जनरेट करना जरूरी है। नॉर्मली यहां पर बाय पार्ट्स में जाओगे तो अटकेगा। यहां पर अगर x की पावर a दिख रहा है, यहां पर x की पावर a के साथ 1 दिख रहा है, तो मैं बोलता हूं 1 और माइनस 1 करके देखो एक बार क्या आता है। तो अपने पास आएगा i n प्लस 1 विल बी इक्वल टू n प्लस 1 टाइम्स a, n प्लस 1 टाइम्स a। और उसके बाद अगर आप इसको ब्रेक करोगे, इसको बच्चों अगर आप ब्रेक करोगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 से 1, इंटीग्रल 0 से 1। अब ये देखो, जब ये 1 माइनस x की पावर a होल रेज टू द पावर n इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 1 माइनस x की पावर a होल रेज टू द पावर n, ये चीज आपके पास आएगी। 1 माइनस x रेज टू द पावर a होल रेज टू द पावर n इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और उसके बाद जब यही सेम चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, यही वाली बेटा जब सेम चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इन दोनों में से ये दोनों को आप एक साथ रखो, इसको आप अलग रखो, इसके साथ जो मल्टीप्लाई करना था अपन ने कर दिया। इन दोनों में से अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो माइनस बाहर, इंटीग्रल 0 टू 1, और क्या आ जाएगा अगेन 1 माइनस x की पावर a, और 1 माइनस x की पावर a है ही, तो 1 माइनस x की पावर a होल रेज टू द पावर अब आ जाएगा n प्लस 1, जो पहले n था अब आ जाएगा क्या n प्लस 1, ये चीज आ जाएगी। तो यार ये क्या बन गया, ये तो एक अच्छी चीज बन गई अपने पास, फायदा हो गया। यहां से कैसे फायदा हुआ? फायदा इस तरीके से हुआ बेटा कि मैंने देखो दोबारा वही चीज जनरेट कर ली, 1 माइनस x की पावर a होल रेज टू द पावर n, 0 से 1 में क्या होता है in होता है, तो ये लिखा हुआ है in, और 1 माइनस x की पावर a होल रेज टू द पावर अगर n प्लस 1 हो 0 से 1 में, तो ये होता है in प्लस 1। तो फायदा हो गया रिडक्शन फार्मूला लगा के। ये अच्छा सवाल है यार, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका एक क्रिटिकल स्टेप है, इसका आप बच्चों ध्यान रखेंगे, है ना। दिस इज अ क्रिटिकल स्टेप, ये आप x की पावर a माइनस 1 एक साथ रखेंगे, 1 अलग रखेंगे, दिस इज योर क्रिटिकल स्टेप, स्टार लगा देता हूं। तो यहां से अगर हम इसको ओपन अप करें तो हमारे पास आ जाएगा i n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू a इंटू i n, और माइनस n प्लस 1 इंटू a माइनस n प्लस 1 इंटू a इंटू i n प्लस 1।
तो इसको उधर ले जाते हैं, तो अपने पास आ गया आई एन प्लस वन, बाहर 1 प्लस ए एन प्लस ए इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू ए इंटू आई एन। और फाइनली हमको निकालना क्या है, फाइनली हमको निकालना है आई एन बाय आई एन प्लस वन। तो ये आई एन प्लस वन यहां से हटा लो, इसके नीचे ले जाओ, तो यहां आ गया ये, और ये पूरी चीज को आप इसके नीचे ले जाओ। तो जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी 1 प्लस ए इंटू एन प्लस वन, ठीक है ना, 1 प्लस ए इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए इंटू एन प्लस वन। ये आएगा बेटा आपके पास पूरा फाइनल आंसर, देख लीजिए, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब इस पर बेस बहुत आसानी से आपके पास सवाल बन सकता है कि इमेजिन करो अगर x की पावर 100 यहां पर कर दे, आपको कुछ इस तरीके का सवाल दे दे कि इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस x की पावर 100 और उसकी पावर में आप डाल दो लेट अस से 99, कुछ भी ऐसा, और फाइनली बोल दो कि ये पूरा चीज c/d के फॉर्म में है तो c प्लस d बताओ। कुछ भी हो सकता है ना यार सवाल में, आपको कोई पता थोड़ा ना क्या आएगा, सवाल में कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके का बेटा कोई भी सवाल इस फॉर्मेट में देखो बनाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए आपको प्रूफ दैट वाले कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं। तो अपने पास आंसर आ जाएगा बच्चों n प्लस वन इंटू ए प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन इंटू ए, बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों अपने पास जो सवाल लिखा हुआ है उसमें लिखा है if un is equal to integral 0 to pi by 2, if un is equal to integral 0 to pi by 2 sin square nx divided by sin square x, sin square nx divided by sin square x dx, un is equal to integral 0 to pi by 2 sin square nx divided by sin square x dx, show that आपको बोला जा रहा है show that u1 u2 u3 u3 and so on, u1 u2 u3 and so on till un constitute an arithmetic progression, constitute an arithmetic progression, ठीक है। आपको बच्चों ये चीज शो करनी है कि u1 u2 u3 से लेकर un तक जो बनेगा वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास बनेगा। अपन ऐसा करते हैं, अपन बच्चों ऐसा करते हैं कि इसको लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। देखो मैं आपको इसको मल्टीपल तरीके से चलो करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं आपको इसको मल्टीपल तरीके से करके दिखाता हूं। सबसे पहले अपन इसको ट्रेडिशनल बेसिक मेथड से देखते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला से उसके बाद दिखाऊंगा। पहले बेसिक मेथड से देखते हैं। u1 क्या होगा आपके पास, व्हाट विल बी u1, तो u1 आपके पास आएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 u1 अगर आपको चाहिए तो आपके पास आ जाएगा sin स्क्वायर x बाय sin स्क्वायर x, मतलब 1 dx, और 1 dx तो क्या होता है, इंटीग्रल x होता है फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, तो u1 की वैल्यू तो आएगी पाई बाय 2, इसमें कोई डाउट नहीं। u2 देखते हैं, u2 क्या आना चाहिए, u2 आपके पास आना चाहिए इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2, u2 मतलब sin स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x dx। तो इसको अगर आप ओपन अप करेंगे तो यार sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x और उसका स्क्वायर है, तो 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और अपॉन नीचे लिखा हुआ है sin स्क्वायर x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। तो यार ये sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x तो गया, sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x तो गया, 4 बाहर, और इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x क्या होता है 0 से पाई बाय 2 में, याद करो शुरू में लिखाया था, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x 0 से पाई बाय 2 में होता है पाई बाय 4, 4 से 4 कट गया, इसका आंसर तो पाई आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, पाई आ गया। अच्छा अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हुआ, अगर गलती से भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हुआ तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। फर्स्ट टर्म पाई बाय 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, पाई बाय 2 दिख रहा है। u3 चलो और निकाल के देखो, u3 देखो अगर किसी को याद ना हो कि 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x पाई बाय 4 होता है तो हम वॉलिस थ्योरम लगा के भी कर सकते हो। u3 अपने पास क्या आ जाएगा, u3 विल बी 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, और उसके बाद अपने पास आ जाएगा sin स्क्वायर 3x अपॉन sin स्क्वायर x, यही आएगा dx।
और साइन स्क्वायर 3x मतलब साइन 3x क्या होता है 3 sin x minus 4 sin cube x, 3 sin x minus 4 sin cube x, तो 3 sin x minus 4 sin cube x और y इसका भी स्क्वायर है और y sin square x फ्रॉम 0 to pi by 2 ये अपने पास। तो इसको अगर बच्चों अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा u3 विल बी a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 16 sin की पावर 6x माइनस 2ab, तो 2 into 3 6 into 4 माइनस 24 ab मतलब sin की पावर 4x ठीक है अपॉन sin स्क्वायर x अपॉन आपके पास है sin स्क्वायर x फ्रॉम 0 to pi by 2। तो अपने पास आ जाएगा u3 विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कटा तो 9 प्लस 16 sin की पावर 4x माइनस 24 sin स्क्वायर x। तो यार अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो आपके पास 9 कांस्टेंट 0 से pi by 2 का इंटीग्रल dx का x होता है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 9 pi by 2 फिर प्लस 16 बाहर 0 से pi by 2 sin की पावर 4x 0 से pi by 2 sin की पावर 4x क्या होता है 3 pi by 16, तो आपके पास आ जाएगा 3 pi by 16 माइनस 24 इंटू 0 से pi by 2 sin स्क्वायर x 0 से pi by 2 sin स्क्वायर x क्या होता है pi by 4, तो ये आपके पास आ जाएगा pi by 4। तो 16 से 16 कटा 4 और ये कटा तो 6, तो आपके पास कितना आ गया ये आपके पास आ गया 9 pi by 2 और 3 pi माइनस 6 pi दिस इज माइनस 3 pi। तो यार ये कितना आ रहा है 2 into 3 6, तो 9 pi माइनस 6 pi मतलब 3 pi by 2। यार बिल्कुल सही है AP तो बन रहा है भाई, AP तो आपके पास बन रहा है। फर्स्ट टर्म pi by 2 है, सेकंड टर्म pi है, थर्ड टर्म 3 pi by 2 है, कॉमन डिफरेंस pi by 2 का दिख रहा है। मतलब कि अगर मान लो अगर इसी में बोल दिया होता कि फाइंड nth टर्म, तो nth टर्म क्या होता nth टर्म un होता, u1 u2 u3 अगर un तक एक AP है तो फाइंड nth टर्म, तो nth टर्म क्या होता un होता। तो कुल मिला के अगर आपको इसका आंसर मान लो लिखना होता, अगर बेटा आपको आंसर इसका लिखना होता, ये तो आपने शो कर दिया कि AP तो आ रहा है, ये बेसिक मेथड है, ये तो आपने शो कर दिया कि ये AP तो आ रहा है। अगर आपको इसको बेटा सॉल्व करना होता और अगर आपको ये बताना होता कि बताओ nth टर्म होगा क्या, तो nth टर्म क्या होता है a plus n minus 1 into d, तो a is pi by 2 a plus n minus 1 a plus n minus 1 into d ना, तो a plus n minus 1 into कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना आ रहा है अगेन pi by 2 आ रहा है, तो अपने पास यहां से क्या आ गया pi by 2 plus n pi by 2 minus pi by 2, तो यार ये तो n pi by 2 आ रहा है कॉमन मतलब ये nth टर्म इसका क्या आ रहा है n pi by 2, देख लो 1 pi by 2 है, फिर 2 pi by 2 है, फिर 3 pi by 2 है, ऐसा करके n pi by 2 आएगा। तो ये तो हो गया एक बेसिक मेथड, ठीक है, दिस इज योर मेथड 1 व्हिच इज अ बेसिक मेथड, दिस इज योर मेथड 1। अब मैं आपको बच्चों बोर्ड क्लियर करके इसका मेथड 2 बताता हूं कि अगर आपको इसको रिडक्शन फार्मूला से प्रूव करना होता तो आप कैसे करते। देखिए बेटा अगर आपको इसको रिडक्शन फार्मूला से प्रूव करना होता तो मैं आपको ये बोलता हूं कि यार un आपके पास लिखा हुआ है, un इज इंटीग्रल 0 से pi by 2 sin स्क्वायर nx अपॉन sin स्क्वायर x dx, ये आपके पास लिखा हुआ है un। इमेजिन करो अगर मैं आपको बोलता हूं कि यार un+1 कितना होगा un+1, तो un+1 आपके पास आ जाएगा, n को n+1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 0 से pi by 2 आपके पास ये चीज आ गई sin स्क्वायर n+1 into x अपॉन sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर n+1 into x अपॉन sin स्क्वायर x dx। दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो un+1 माइनस un+1 माइनस un क्या आ जाएगा अपने पास। अगर मैं नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करूं, बेसिकली आप क्या कर रहे हो कॉमन डिफरेंस निकालने का प्रयास कर रहे हो। ये पहला टर्म है, उसके बाद वाला टर्म है, ये nth टर्म है, ये n+1th टर्म है, उसके बाद वाला टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो un+1 माइनस un विल बी इंटीग्रल 0 से लेकर pi by 2 तक, इंटीग्रल 0 से लेकर pi by 2 तक। देखो कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों में, नीचे दोनों में ही sin स्क्वायर x लिखा है, ऊपर आपके पास लिखा हुआ है sin स्क्वायर n+1x माइनस sin स्क्वायर nx। और बच्चों अब याद करो कि sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में बचपन में पढ़ते हैं
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल्स फेज 1, याद ना हो तो देखो जाके प्लेलिस्ट में देखो। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ये अपने पास बच्चों रिजल्ट होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये अपने को पता होना चाहिए। तो अगर हमको ये चीज याद है तो यार यहां से हम लिख सकते हैं दिस विल बी इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2 तक साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ऑफ ए प्लस बी, तो nx प्लस nx 2nx प्लस x, तो दिस विल बी 2n प्लस 1 इनटू x, साइन ऑफ a प्लस b इनटू साइन ऑफ a माइनस b, है ना, ये भी पूरा ब्रैकेट के अंदर है ना, इनटू साइन ऑफ a माइनस b, तो a माइनस b मतलब nx माइनस nx और प्लस x, तो sin x अपॉन नीचे अपने पास लिखा हुआ है sin स्क्वायर x dx। क्लियरली ये एक sin x इस स्क्वायर वाले टर्म से कट जाएगा। तो अपने पास बच्चों देखो un प्लस 1 माइनस un तो निकल आया, un प्लस 1 माइनस un, इसकी वैल्यू अपने पास देखो कितनी आ रही है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, और ये अपने पास आ जा रहा है साइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू x डिवाइडेड बाय साइन x dx। ये आ रहा है साइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू x डिवाइडेड बाय साइन x dx। इमेजिन करो अगर मैं आपको बोल दूं n को आप रिप्लेस कर दो n प्लस 1 से, जहां जहां पर भी n है आप वहां पर n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा un प्लस 2, n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया तो un प्लस 2 माइनस un प्लस 1, un प्लस 2 माइनस un प्लस 1, n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2। क्यों ऐसा किया अभी समझ में आएगा, एपी निकाल रहे हैं ना, एपी निकाल रहे हैं तो ये पहला टर्म है, n प्लस 1 दूसरा टर्म है और n प्लस 2 तीसरा टर्म है। अगर nth टर्म पहला है तो n प्लस 1th टर्म दूसरा होगा, n प्लस 2th टर्म तीसरा होगा। एपी निकालने के लिए कर रहा हूं, देखो ध्यान से 0 से पाई बाय 2 आपने n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया है, तो साइन n को जैसे आप n प्लस 1 से रिप्लेस करोगे दिस n विल बी रिप्लेस्ड विद n प्लस 1, तो 2n प्लस 2 2n प्लस 2 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 3 इंटू x dx, और नीचे आपके पास आ जाएगा sin x। देख लो बेटा ध्यान से, जैसे आप n को n प्लस 1 से रिप्लेस करोगे तो ये n प्लस 1 से रिप्लेस होते आ जाएगा 2n प्लस 2 और प्लस 1, तो 2n प्लस 3 इंटू x। मैं आपको बोलता हूं आप ऐसा करो, ऊपर वाले में से या नीचे वाले में से आप ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करके देखो क्या आता है, करके देखो। जैसे आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आएगा un प्लस 2 माइनस un प्लस 1, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस un प्लस 1 और प्लस un सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास आ गया इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। ध्यान से देखेंगे नीचे दोनों में sin x है तो ये sin x लिखा हुआ है नीचे, और ऊपर वाले को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो दिस इज sin 2n प्लस 3 इंटू x माइनस sin 2n प्लस 1 इंटू x। ये अपने पास लिखा है बेटा, देख लो आप ध्यान से, ये चीज अपने पास लिखी हुई है। और जैसे ही हमने ये किया तो यार ये अब आपको एक एपी का फॉर्मेट दिख रहा है, un प्लस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ un प्लस 1 प्लस un इज इक्वल टू RHS। बेटा ध्यान से आप देखो, RHS अगर आप देखोगे sin c माइनस sin d फ्रॉम इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2। sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय 2, तो c प्लस d बाय 2 मतलब 2nx प्लस 2nx 4nx बाय 2, तो 2nx और 3x प्लस x 4x बाय 2, तो 2x, तो 2n प्लस 2 इंटू x। देख लो sin c माइनस sin d इज 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2, तो c माइनस d बाय 2 मतलब 2nx माइनस 2nx कट गया, 3x माइनस x, तो 2x बाय 2 इज x, और नीचे अपने पास लिखा हुआ है sin x, और यहां पर अपने पास लिखा हुआ है dx। क्लियरली ये sin x से sin x कट गया, तो यहां से अपने पास RHS क्या आ रहा है, ये 2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ cos होता है बच्चों sin 2n प्लस 2 इंटू x, और ये पूरी चीज डिवाइड हो जाएगी 2n प्लस 2 से, क्योंकि x का जो सामने कोफिशिएंट है उस सेम चीज से डिवाइड भी होगा, और लिमिट हमारे पास लगी हुई है फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अगर ये 2 के फैक्टर को भी मैं कट कर दूं तो यहाँ पर n प्लस 1 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है u n प्लस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ u n प्लस 1 प्लस un।
तो अब आरएचएस को बच्चों देखते हैं, जैसे आप यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 रखने पर आपको देखो क्या मिल जाएगा, दिस विल बी साइन ऑफ या सबसे पहले तो 1/n+1 बाहर, 1/n+1 बाहर, अंदर क्या बचेगा पाई बाई 2 जैसे रखोगे, पाई बाई 2 रखते ही 2 से एक फैक्टर कटेगा तो साइन ऑफ n+1 पाई, साइन ऑफ n+1 पाई, और 0 रखते ही यार ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन 0 रखते ही ये 0 हो जाएगा। तो यार ये तो आरएचएस तो 0 हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो आरएचएस तो 0 हो गया। तो अगर बेटा आपके पास आरएचएस 0 हो गया, दिस कंप्लीट थिंग इज 0, तो यार आपके पास बेसिकली आ क्या गया, अगर मैं यहां पर लिख दूं, जैसे ही आपके पास आरएचएस 0 हुआ तो यहां से बेटा ये -2 un+1 उधर ले जाओ, तो आपके पास आ जाएगा un+2 प्लस un/2 विल बी इक्वल टू un+1। यार यही तो कंडीशन होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, बीच वाला जो टर्म होता है वो पहले वाले दोनों टर्म्स का, पहले और आखिरी वाले टर्म का एवरेज होता है, यही तो कंडीशन होती है, वही तो मैं निकाल रहा था, तभी तो मैंने n को n+1 से रिप्लेस किया था ताकि ये un+2 में जनरेट कर पाऊं। और उसके बाद जैसे ही मैंने ये चीज लिखी थी, मैं जानता था कि आरएचएस 0 आने वाला है, क्योंकि अगर आरएचएस 0 आ जाएगा तो ये कंडीशन आ जाएगी। अगेन इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा, बहुत ही शानदार सवाल है, चाहे तो इसमें 3 स्टार लगा लो, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, मैंने आपको इसको 2 मेथड से बताया है। पहला बेसिक मेथड था कि आप n को 1 2 3 रखो, देख लो एपी बन रहा है या नहीं, और उससे आपने देख लिया कि अगर मान लो इस सवाल में आपसे nth टर्म भी पूछ लेता, इमेजिन करो अगर आपसे साइन u100 पूछता, तो u100 क्या होता है, u100 होता 100 पाई बाई 2 मतलब 50 पाई। इमेजिन करो अगर आपके पास सवाल आ जाता u100 क्या होगा, तो यार u100 क्या बोलते, u100 होता 100 पाई बाई 2 मतलब 50 पाई होता आंसर। वेरी इजीली ऐसे सवाल आपके पास इंटीजर टाइप में आ सकते हैं कि इफ u100 इज इक्वल टू a पाई फाइंड a, तो a का आंसर 50 होता है। तो ऐसे सवाल बच्चों बिल्कुल आ सकते हैं। आपको अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, यूनिक लगा हो, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ऐसे सवाल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो आप यार थोड़ा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपको ऐसा सवाल सॉल्व करना आता था या क्या है आपने मुझसे अभी नया सीखा। चलिए अब रिडक्शन फॉर्मूला पर तो बेटा बेस्ड अपन ने बहुत सारे सवाल बना लिए। अब इन जनरल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करते हैं, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके आधार पर। मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है इफ n approaches infinity, if n approaches infinity, then find the limit of, then find the limit of, then find the limit of, then find the limit of 1 by n summation of r equal to 1 से n sin raised to the power 2k, sin raised to the power 2k मल्टीप्लाइड, इसका आर्ग्यूमेंट अपने पास लिखा हुआ है r पाई बाय 2n dx, नहीं r पाई बाय 2n, बस ये लिखा है बेटा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, क्योंकि इसमें वॉलिस थ्योरम भी लगेगा और कन्वर्जन फ्रॉम समेशन टू इंटीग्रल, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप इंटीग्रल साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं एक समेशन को जब अप्रोचेस इंफिनिटी होता है। तो ये वाला सवाल बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें दोनों ही कंसेप्ट बेटा आपके यूज आने वाले हैं। आपको एक चीज पता है, आपको बच्चों एक चीज पता है कि जब भी हमारे पास इस तरीके का समेशन आता है, बेसिकली ये लिखा क्या है, दिस इज लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, यही तो लिखा हुआ है ना, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, और उसके बाद लिखा है 1 by n सिग्मा r इक्वल टू 1 से n साइन रेज टू द पावर 2k और r पाई बाय 2n, यही लिखा है अपने पास। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, याद करो मैंने आपको बताया था 1 by n जो होता है वो dx में कन्वर्ट होता है, उसके बाद r by n जो होता है वो x में कन्वर्ट होता है, सिग्मा जो होता है वो इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है, और लिमिट्स हम उसके हिसाब से डालते हैं। तो ये जो पूरी चीज है बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू द पावर 2k, उसके बाद r by n x हो जाएगा तो दिस इज पाई x by 2, 1 by n dx हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा dx। और अगर हम बात करें लिमिट्स की, तो आपको दिखाई दे रहा है कि r का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, r का मूवमेंट हो रहा है 1 से n तक, तो r by n का मूवमेंट कहां से कहां होगा, 1 by n से 1 तक, एंड व्हेन n अप्रोचेस इंफिनिटी तो मूवमेंट आ जाएगा 0 से 1, तो लिमिट अपने पास आ जाएगी 0 से 1। यही तो सॉल्व करना है, सिंपल सा सवाल है, बस यही तो सॉल्व करना है।
लेकिन इसको अब सॉल्व करने के लिए आपको अगेन क्या लगाना पड़ेगा, वॉलीज थ्योरम। इसको भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको वॉलीज लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके तो निकलेगा नहीं सवाल। क्योंकि मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि साइन का आर्ग्यूमेंट आपको अच्छा देखने की आदत होनी चाहिए। इफ दिस इज आई तो साइन का आर्ग्यूमेंट आपको अच्छा देखना चाहिए। तो आप बोल दो लेट पाई एक्स बाय 2 इज इक्वल टू टी, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों पाई बाय 2 dx विल बी इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ 0, देखो x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 और x की वैल्यू 1 डालोगे तो पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 आपके पास क्या आ गया, साइन रेज टू द पावर 2k t, साइन रेज टू द पावर 2k और आर्गुमेंट आ जाएगा t और dx क्या आएगा, dx विल बी 2 बाय पाई dt, 2 बाय पाई dt, dx विल बी 2 बाय पाई dt। ये चीज आ गई अपने पास। अब यार जैसी ये चीज आई तो इसको वॉलीज थ्योरम के अपन अगर उसमें बनाने की कोशिश करें तो पाई उधर ले जाओ 2 नीचे ले आओ, तो पाई आई बाय 2, पाई आई बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 और उसके बाद लिखा हुआ है साइन रेज टू द पावर 2k t। और क्योंकि मुझे cos का टर्म नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर cos की पावर 0t लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, dt चेक कर लो आप बेटा सारी चीजें। देखो पाई x बाय 2 को आपने t बोला है तो पाई बाय 2 dx विल बी dt, dx की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 बाय पाई इंटू dt, ठीक है, और पाई x बाय 2 को t बोल दिया, इस तरीके से सॉल्व कर लिया। वॉलीज थ्योरम क्या बोलता है कि अगर 0 से पाई बाय 2 में साइन का पावर हो और cos का पावर हो, देखो यहाँ पर दोनों इवन है तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं सबसे पहले तो 2k माइनस 1, ठीक है, फिर 2k माइनस 3, उसके बाद 2k माइनस 5 से लेकर आपको दिख रहा है ये ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं तो ये 1 तक जाएगा, ऑड नंबर्स लास्ट में 1 तक जाते हैं, इवन नंबर लास्ट में 2 तक जाते हैं तो ये 1 तक जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर तो cos की पावर 0 था तो आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। और नीचे क्या है 2k प्लस 0 तो 2k इंटू 2k माइनस 1 सॉरी 2k माइनस 2 इंटू 2k माइनस 4 और ये इवन नंबर है तो ये कहां तक जाएंगे 2 तक जाएंगे, इवन नंबर है तो कहां तक अपने पास जाएंगे 2 तक जाएंगे। और यहां पर लिखा हुआ है पाई आई बाय 2 और इस पूरी चीज का बेटा मल्टीप्लिकेशन एक फैक्टर से होता है, एक मल्टीप्लिकेशन एक फैक्टर से होता है जिसमें अगर ये दोनों पावर इवन होते हैं तो वो फैक्टर होता है पाई बाय 2। ये सिखाया था मैंने, आप देख लो ये वाला पाई बाय 2 और ये वाला पाई बाय 2 तो कट गया। और जैसे ये कट गया तो यार इसको बस अब सॉल्व करना है, इसको बस आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको जो कंसेप्ट टेस्टिंग करने वाला हूं वो है बायनोमियल की। क्या कंसेप्ट टेस्टिंग है, आई विल बी इक्वल टू आपके पास देखो यहां पर बीच बीच में टर्म्स गायब है, बीच बीच में बच्चों कुछ टर्म्स गायब है, नीचे बेसिकली जो भी टर्म लिखे हैं ऊपर सब गायब है। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो उसी से, मतलब आप इसको ऐसा लिख लो 2k माइनस 1 2k माइनस 3 से लेकर ये 1 तक है और इस पूरी चीज को आप मल्टीप्लाई कर दो, ये 2k फिर 2k माइनस 2 फिर 2k माइनस 4 से लेकर 2 तक मल्टीप्लाई एक बार कर दो ऊपर और नीचे भी उससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2k माइनस 2 2k माइनस 4 से लेकर 2 तक। नीचे क्या उस पूरी चीज का स्क्वायर हो जाएगा क्या, सोच के देखो। अगर जो नीचे बेटा चीज लिखी थी मैंने उसी से एक बार ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया तो नीचे उसी चीज का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर भी वही चीज आ गई। अब देखो ऊपर लिखा क्या है 2k इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k माइनस 2 इंटू 2k माइनस 3 इंटू 2k माइनस 4 इंटू 2k माइनस 5 से लेकर लास्ट में 2 फिर 1। क्या ये पूरी चीज बेटा ऊपर में 2k का फैक्टोरियल लिखा है क्या, सोच के देखो। क्या ये न्यूमरेटर में जो पूरी चीज है वो 2k का फैक्टोरियल लिखा है। और डिनोमिनेटर अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर बच्चों ध्यान से आप देखो कि नीचे यहां पर बेटा नीचे आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। अगर आप इस पूरे में से अंदर वाली पूरी चीज में से, अभी स्क्वायर बाद में करेंगे, अंदर वाली पूरी चीज में से अगर आप 2 बाहर निकालो तो एक 2 बाहर निकालूंगा तो यहाँ k बचेगा। अभी 2 के पावर में क्या आएगा बताता हूं, अगर इसमें से भी 2 निकल जाए, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, लास्ट वाले में से भी 2, तो बेटा सब में से अगर 2 बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा k इंटू k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 से लेकर 1 तक। ये टोटल कितने टर्म्स हैं, k टर्म्स है क्या, 1 से लेकर k तक टोटल k टर्म्स है। तो सब में से अगर 2 बाहर निकलेगा तो 2 की पावर k बाहर निकलेगा और उस पूरे का स्क्वायर तो अभी भी लिखा है। क्या ऐसी चीज होगी अपने पास। तो ये लिखा क्या है बेटा, ये लिखा हुआ है दिस इज 2k का फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज़ टू द पावर k का होल स्क्वायर, मतलब 2 रेज़ टू द पावर 2k इनटू
ये क्या लिखा हुआ है, k से लेकर 1 तक, दिस इज k फैक्टोरियल उसका स्क्वायर, तो दिस विल बी k फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये आंसर आएगा आपका। अगर आपको ये वाली चीज बेटा समझने में थोड़ी भी दिक्कत आई है, यहां तक क्लियर है, तो बेसिकली यहां तक जो कंसेप्ट है वो वॉलिस का है, वॉलिस के बाद ये जो कंसेप्ट है ये बायनोमियल का है। तो अगर तुमको ये वाली चीज समझने में तकलीफ आ रही है तो तुम्हारा बायनोमियल उड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब अभी तो मैंने हालांकि 11th की प्लेलिस्ट में बेटा बायनोमियल डाला नहीं, लेकिन जिस भी दिन उसमें मैं अपलोड करूंगा उसको देखना जरूर, ठीक है। अगर तुमको ये चीज समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देखना जरूर। तो इसमें 3 आपके पास कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। पहला कंसेप्ट यूज हो रहा है कि आपने किस तरीके से सिग्मा टू इंटीग्रल कन्वर्ट करना है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आपको यहां पर यूज हो रहा है वॉलिस का दूसरा कंसेप्ट यूज हो रहा है। और तीसरा कंसेप्ट यूज हो रहा है बायनोमियल का, क्योंकि ओरिजिनली बेटा अगर ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होंगे वो इस तरीके के होंगे। ये जो बेटा सिंगल करेक्ट है इसके ऑप्शन इस तरीके के होंगे, तो आपको बायनोमियल का भी कंसेप्ट आना चाहिए ताकि आप इसको लिख पाए। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 2k का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2k इनटू k फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, अच्छा सवाल था बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट बेटा अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 ln 1 plus x डिवाइडेड बाय 1 plus x स्क्वायर dx। मैंने आपको पहले ही बोला है कि भैया अब अपन मिक्स तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, तो इंटीग्रल 0 to 1 ln 1 plus x by 1 plus x स्क्वायर dx। तो अगर बच्चों आपको ये वाली चीज को सॉल्व करना है तो जो बेसिक चीज देख के अपने को समझ में आती है वो क्या आती है कि यार 1 plus x स्क्वायर देख के तो फीलिंग किसकी आनी चाहिए, 1 plus x स्क्वायर को देख के फीलिंग आनी चाहिए कि यार tan थीटा रख के देखते हैं। तो अप्रोच क्या होगा बेटा आपके पास, अप्रोच आपके पास सबसे तो पहला होना चाहिए कि अगर आप x को tan थीटा रखें, कई बार देखो क्या होता है बेटा मैं आपको समझाता हूं, कई बार ना एक अप्रोच से आंसर नहीं आता, तो हो सकता है अपने को मल्टीपल अप्रोचेस सोचनी पड़े। जैसे मैं अपने माइंड में सबसे पहले देखा कि इसमें किंग लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो ओरिजिनली अभी देख के तो लगता है कि किंग नहीं लगेगा। फिर मैंने सोचा कि अच्छा x को tan थीटा डाल के देख सकते हैं क्या, तो मैं देख रहा हूं। हो सकता है अगर इससे भी आंसर नहीं आए तो मैं बोलूंगा क्या ये बाय पार्ट्स का सवाल है क्या, क्योंकि नीचे तो 1 by 1 plus x स्क्वायर लिखा है, वो tan इनवर्स के इंटीग्रल में आता है। समझ रहे हो आप, मतलब आपको ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। पेपर में जरूरी नहीं है इंटीग्रेशन लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है। आपको मल्टीपल अप्रोचेस क्यों सिखाई जाती हैं, ताकि आपका माइंड उस तरीके से चले। तो अगर हम x को जो tan थीटा रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx विल बी tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अपने पास i आ जाएगा इंटीग्रल, लिमिट 0 डालोगे tan 0 0, 1 डालोगे तो यहां पर अगर आपके पास आएगा 1 तो आपके पास आ जाएगा 1 होता है पाई बाय 4 पे, तो 0 to पाई बाय 4 एंड दिस विल बी ln 1 plus tan थीटा, ln 1 plus tan थीटा डिवाइडेड बाय नीचे 1 plus tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या आ जाएगा, dx की जगह आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। फायदा हो गया, फायदा हो गया। देख लो 1 plus tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, 1 plus tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर, ये और ये कट गए। खैर ये तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 ln 1 plus tan थीटा, ln 1 plus tan थीटा d थीटा, ये लिखा हुआ है ln 1 plus tan थीटा d थीटा। और यार मुझे इसमें फीलिंग आ रही है किंग लगाने से हो सकता है फायदा हो, मुझे इसमें ऐसी फीलिंग आ रही है बेटा कि किंग अगर आप लगाओगे ना तो हो सकता है आपको 100% फायदा हो जाए। किंग लगा के देखो, किंग लगा के देखो। तो जैसे ही आप इसमें बच्चों किंग लगाओगे आपके पास आ जाएगा i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 ln 1 plus tan ऑफ थीटा की जगह पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई बाय 4 माइनस थीटा d थीटा, ये आ जाएगा आपके पास ln 1 plus tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा d थीटा। तो यहां से अब अपने पास देखो चीज क्या आ रही है, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। तो i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 ln 1 plus, अच्छा tan ऑफ a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन tan a माइनस tan b अपॉन 1 plus tan a tan b अपॉन 1 plus tan a tan b, ये चीज आती है अपने पास d थीटा। इसको भी थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो i विल बी इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 ln 1 plus tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन, भाई साहब फायदा हो गया यार, ये तो फायदा हो गया यार, ये तो फायदा हो गया। देख लो
ये आ गया आपके पास, देख लो 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। और जैसी ये चीज आई बेटा tan थीटा से tan थीटा कटा, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 ln, और ये क्या लिखा है 1 प्लस 1, तो 2 बाय 1 प्लस tan थीटा। मतलब जबरदस्त फायदा हो गया यार इसमें, तो जबरदस्त फायदा। इन दोनों को यार आप ऐसा करो, इसको आप बोलो इक्वेशन 1, इसको आप बोलो इक्वेशन 2, ऐड कर दो 1 प्लस 2 कर दो। 1 प्लस 2 करोगे i और i 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4, दोनों में देखो सेम है, यहां भी 0 से पाई बाय 4, यहां भी 0 से पाई बाय 4, ये दोनों ऐड, तो ln 1 प्लस tan थीटा प्लस ln 2 बाय 1 प्लस tan थीटा 2 बाय 1 प्लस tan थीटा d थीटा, ये आ गया अपने पास। और यार log a प्लस log b, कल का YouTube शॉर्ट, कल बेटा मैंने एक YouTube शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने यही वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि log a प्लस log b को आप log ab लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan थीटा से 1 प्लस tan थीटा कटेगा, एंड दिस विल बी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4, ये कटेगा तो आपके पास आ जाएगा ln 2 और d थीटा। तो यहां से ln 2 बाहर और d थीटा का थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, तो यार ये आ गया 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 ln 2, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 ln 2, ठीक है। 2i की वैल्यू आ जाएगी, थीटा यहां पर रखोगे तो पाई बाय 4 ln 2 माइनस 0, और ये 2 अगर मैं हटा दूं तो दिस विल बी पाई बाय 8 ln 2। i का बेटा वैल्यू जो आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी पाई बाय 8 ln 2, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा सवाल है बेटा, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हो। अच्छा अप्रोच है, समझ में आना चाहिए, किंग प्रॉपर्टी भी है, बेहतरीन सब्स्टिट्यूशन भी है, लॉगरिथम भी लग गया, ऐसे सवाल अच्छे होते हैं जनरली। नेक्स्ट अपने पास बच्चों लिखा हुआ है, प्रूव दैट इंटीग्रल या इसका ऐसे लिख लेते हैं, प्रूव दैट 2 into e raised to the power minus 1 by 4, 2 into e raised to the power minus 1 by 4 is less than इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर 2 तक e raised to the power x square minus x dx is less than 2e square। बेसिकली ये बेटा एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स का सवाल है, क्योंकि आप अलग से अगर देखेंगे तो इंटीग्रल ऑफ e raised to the power x square निकालना पॉसिबल नहीं है। बेसिक अपन जो अभी जितना अपने सिलेबस में, ऐसे तो आप निकाल सकते हो लेकिन मेहनत बढ़ जाएगी, अपने सिलेबस में बेटा जितना इंटीग्रेशन है वो बेसिक अप्रोचेस से इसे सॉल्व कर पाना संभव नहीं अपने बेसिक अप्रोचेस से। तो ये बात तो समझ में आती है कि ये इंटीग्रेट करके तो आप नहीं निकाल सकते। आपको अगर बच्चों इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होना चाहिए, मैं आपको बोलता हूं कि यार e raised to the power t जो होता है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, e raised to the power t जो होता है इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुल मिला के जो सारा खेल है वो यहाँ का है, इस x स्क्वायर माइनस x का पूरा खेल, इस x स्क्वायर माइनस x का बच्चों पूरा खेल है। अगर आप बात करें x स्क्वायर माइनस x की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आप x स्क्वायर माइनस x की बेटा बात करें, लेट्स से y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x, तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये आपका प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन में अपन ने एक्सिस बना लिए, और 0 से लेकर 2 तक के इंटरवल में x स्क्वायर माइनस x है। यार x स्क्वायर माइनस x ऐसा होगा क्या, सोच के देखो, x स्क्वायर माइनस x कुछ इस तरीके का आपके पास आएगा, ये आपके पास है 0, ये 1, और यहां पर कहीं पर आपके पास है 2, ठीक है। ये अपने पास बेटा दिया हुआ है, इस तरीके का अपने पास ये दिया हुआ है। अब मुझे बोला जा रहा है कि मुझे इसको एस्टिमेट करना है 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 के बीच में अगर मुझे इसको एस्टिमेट करना है तो ये हिस्सा तो खत्म और ये हिस्सा भी खत्म, सिर्फ इतने इंटरवल में मुझे इसको एस्टिमेट करना है। इतने इंटरवल में इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, हाफ पे आएगी क्या, देखो माइनस b बाई 2 है, अगर आप करोगे, एक क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स कहां आएगा, माइनस b बाई 2 है तो 1 बाई 2 पे आएगा इसका वर्टेक्स, और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, जैसे आप यहां पर 1 बाई 2 रखोगे तो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2, यार ये तो माइनस 1 बाई 4 आएगा, माइनस 1 बाई 4 आएगा, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4 है, c तो 0 है, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 1 बाय 4, बिल्कुल सही, सिंपल सा क्वाड्रेटिक है यार, सिंपल सा क्वाड्रेटिक है। और 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पर अगर अपन 2 पर बच्चों बात करें तो 2 रखते ही 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 इज 2,
2 पर इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2। ठीक है, तो अब जो समझने वाली बात है यार, देखो यहाँ पर ये -1/4 आ रहा है, तुमको ये -1/4 दिख रहा है। यहाँ पर बेटा ये इसकी वैल्यू 2 आ रही है, तुमको ये 2 दिख रहा है, मतलब तुम ट्रैक तुम्हारा सही है। x² - x जो है, x² - x -1/4 से 2 के बीच में मूव कर रहा है, तुम्हारा ट्रैक बिल्कुल सही। तो आप यहाँ में बोल सकते हैं कि क्लियरली x² - x जो है, जब आप 0 से 2 का इंटरवल लेंगे, when x belongs to 0 से 2, तो 0 से 2 के इंटरवल में, क्योंकि इंटीग्रेशन उसी लिमिट्स में हो रहा है, तो 0 से 2 के इंटरवल में x² - x जो है उसका मूवमेंट होता है -1/4 से लेकर 2 तक। ठीक है, अब क्योंकि बेटा ये e⁻t वाला जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डाल भी दूं तो e⁻⁻⁻1/4 will be less than e⁻x² - x will be less than e⁻²। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिकली आप इसको ऐसे सोचो, आप इसको ऐसा सोचो कि जब आपके पास लिखा होता था a is less than b, मान लो अगर आपके पास लिखा होता था a is less than b, और अगर आप 0 से π/2 के इंटरवल में बात करते थे, 0 से π/2 में, तो आप बोल सकते थे ना कि sin a is less than sin b, क्योंकि sin जो होता था वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता था। तो sin अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता था, तो जैसे वो फंक्शन आप इसमें इंट्रोड्यूस करोगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास इनइक्वालिटी का साइन रिटेन हो जाएगा। और इसी इंटरवल में आप बोल सकते थे कि cos a will be greater than cos b, क्योंकि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता था। cos अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता था तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता था उस इंटरवल में। 0 से π/2 में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे वो फंक्शन मैंने अप्लाई किया इनइक्वालिटी सेम रही। cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे मैंने वो फंक्शन अप्लाई किया इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। तो बेटा मैं आपको सेम लॉजिक समझा रहा हूं कि e⁻t जो फंक्शन होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर x² - x के लिए ये लिमिट्स हैं, और जैसे आप e⁻ वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंट्रोड्यूस करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। दिस इज अ क्रिटिकल स्टेप, इसलिए मैंने आपको वो चीज समझाई। जैसे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंट्रोड्यूस करोगे इनइक्वालिटी का साइन विल रिमेन सेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे ये चीज हो गई, तो यहां से मुझे क्या समझ में आता है कि यार इसका तो इंटीग्रल पूछा जा रहा है 0 से 2 में, इंटीग्रेट कर दो। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻1/4 dx from 0 to 2 will be less than इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x² - x dx from 0 to 2 will be less than इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 में e² dx। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर fx gx से छोटा है और gx hx से छोटा है, याद करो पढ़ाया है मैंने एस्टिमेशन में इस तरीके का कि अगर fx gx से छोटा है और gx hx से छोटा है तो सेम लिमिट्स में जब आप डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ fx विल बी लेस देन इंटीग्रल ऑफ gx विल बी लेस देन इंटीग्रल ऑफ hx। पढ़ाया है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा e⁻⁻1/4 बाहर, dx का इंटीग्रल होता है x फ्रॉम 0 to 2, तो 2 जैसी रखोगे तो 2 into e⁻⁻1/4 आ जाएगा जो वहां लिखा है। वैसे यहां पर तो सेम चीज लिखी हुई है, इंटीग्रल 0 से लेकर 2 तक e⁻x² - x, और यहां पर भी देखो आप e² बाहर निकालोगे, इंटीग्रल ऑफ dx होता है x फ्रॉम 0 to 2, जैसे यहां पर 2 रखोगे दिस विल बी 2e² जो यहां लिखा हुआ। सेम चीज आ गई बेटा, जो आपको लेके आना था वो आप डिराइव कर चुके। अगेन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और मैं अपना बेटा बेस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका सिलेक्शन इंश्योर। चीजें अगर पसंद आ रही हैं तो थोड़ा यार मुझे ही मोटिवेट करो, मुझे अच्छा लगता है तुम लोग के कमेंट्स पढ़ के। तो जितने भी बच्चों को फायदा हुआ है यार, थोड़ा सा भी जिसको भी मुझसे पढ़ने में फायदा हुआ है मुझे कमेंट्स में आप बताइए। ठीक है, अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, थ्योरी तो खत्म हो ही चुकी है। मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर में और लूंगा सवालों की प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद फिर अपन एओडी स्टार्ट करेंगे। सो ठीक है बच्चों, विद दिस हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो जो भी आपने आज नया सीखा हो मुझसे कमेंट्स में शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि उनकी पढ़ाई भी और अच्छी हो पाए। थैंक यू।